5 बेटियों की माँ थी, पर मेरी किस्मत इतनी बुरी थी, इतनी लक्ष्मियाँ घर में होने के बाद भी मेरे घर में 2 टाइम का खाना नहीं होता था। गांव के पटवारी लाल को मेरी 5 बेटियों से इश्क हो गया। मेरे पति को उसने अच्छी खासी कीमत देकर मेरी 5 बेटियों से बंसी लाल ने शादी कर ली। मैं अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती और कहती, ये सनातन धर्म में बहुत बड़ा अपराध है, तुम तो हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरा पति मुझसे झगड़ा करते हुए कहता, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, मैंने अपनी बेटियों का कन्यादान किया और बदले में मुझे दक्षिणा भी मिली, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं रोती हुई बोली, तुम बाप हो या पिचास, तुम मेरी बेटियों को वापस लाओ। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात ना मानी। हार मानकर मैंने पटवारी लाल के हवेली का पता लगवाया। एक दिन मैं छुप कर अपनी बेटियों से मिलने चली गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरी 5 बेटियां तो मालकिन बनी हवेली पर राज कर रही थी। लेकिन उस समय मेरा दिमाग ही चकरा गया जब उनके सलवार पर मेरी नज़र पड़ी तो। प्रदीप, मुझे बताओ कि तुम मेरी बेटियों को कहाँ छोड़कर आए हो? तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं? बाप तो बेटियों के रक्षक होते हैं, उनकी हर खुशी और सुख सुविधा हिफाजत की जिम्मेदारी बाप की होती है। तुमने अपने हाथों से ही पैसों के खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि प्रदीप मेरे घर में ना होने पर मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा था कि मैं चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैंने प्रदीप से लड़ती कि मेरी बेटियों तुमने किससे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वह कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहाँ भी हैं ऐश व आराम की ज़िंदगी बिता रही हैं। और फिर मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल को उनकी शादी भी तो करनी थी। मैं उनको दहेज कहाँ से देता? मुझे तो अच्छा लगा, मैंने वह कर दिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताज़ी रोटियां बनाकर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और प्रदीप के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो सब कुछ मेरी बेटियां ही थीं। बेटा ना होने की वजह से प्रदीप को मेरी बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवा से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारन आई और उसने मेरे दरवाजे पर गुहार लगानी शुरू कर दी, भगवान के नाम पर मुझ भूखी को कोई खाना खिला दे, भगवान तेरे दिल की हर मुराद को पूरी कर दे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी पर सब्जी डाला और उस भिखारन को देने के लिए दरवाजे पर आ गई। वह भिखारन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते थे, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसकी मदद कर दिया करती थी। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह रोटी अपने बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खाई और बहुत सारी दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं करती थी, किसी तरह मेरी बेटियां भगवान मुझे मिला दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थनाएं इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। उस दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वह भिखारन फिर आई। उसने फिर से गुहार लगाई, भगवान के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैं प्लेट में चावल दाल उसे देने के लिए दरवाजे पर आई। उसने वह चावल पन्नी में डाल लिए और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं बोली, तुम जानकर करोगी भी क्या? फिर उसने खुद ही पूछ लिया कि तुम्हारी बेटियां किधर हैं, अब नज़र क्यों नहीं आती? पहले तो वही मुझे भीख दिया करती थी। उसके पूछने पर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद ही नहीं जानती कि मेरी बेटियां किधर हैं, वह किस हाल में हैं। जो बात उस भिखारन ने मुझे बताई मैं वह जानकर बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं, और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैं उसके हाथ थामे बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं। तो वो भिखारन बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गई। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बहुत बोझ समझता था और खुद कुछ कमाता भी नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों की लालच में बेच दिया है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर हैं और किस हाल में हैं। तो वह भिखारन बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के पटवारी लाल के हवेली में है। पटवारी लाल बंसीलाल बहुत अच्छा इंसान है। एक दिन जब मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर गुहार लगाई, उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई। जबकि वह खाने का टाइम था, सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। बंसीलाल पटवारी अपने नौकरानी से कहा कि मुझे खाना खिला दे।
मैंने उस दिन पेट भरकर खाना खाने के बाद बंसीलाल पटवारी से कहा कि मेरे बच्चे भी घर पर भूखे हैं, तो उन्होंने पन्नी भरकर मुझे खाना दिया और मैंने वहीं पर तुम्हारी बेटियों को देखा था, जिन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे अपनी नज़र का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन बच्चियों को तुम्हारे घर पर देखा था, इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ऐशो आराम में हैं, नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं। बंसीलाल पटवारी, जो कि पहले बहुत जुल्म करता था, उसने बहुत से लोगों की ज़मीन हड़प रखी थी। फिर पता नहीं भगवान की क्या करनी हुई कि उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, वह कोमा में चली गई। उसके बाद बंसीलाल पटवारी एक रहमदिल इंसान बन गया। तब से बंसीलाल पटवारी ने सारे बुरे काम छोड़ दिए। उसने लोगों से छीनी हुई उस ज़मीन को भी उसने सभी को वापस कर दिया। ये सब जानने के बाद मैंने सुख की सांस लिया, वरना मैं तो सोच सोच कर बहुत परेशान थी। पता नहीं मेरी बेटियों के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया गया होगा, न जाने वे किस हाल में होंगी। वह भिखारन सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं ये सोचने लगी मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अपने पति को वहाँ जाने के बारे में बताती तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। प्रदीप बोला कि पहले तो कभी तुमने मायके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा मैं अपनी बेटियों को याद करके हर टाइम रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। उधर जाऊँगी तो मेरा दिल बहल जाएगा, कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। प्रदीप मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमा दिए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछते पाछते मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे बंसीलाल पटवारी की हवेली का पता मालूम नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि वो पटवारी लाल की हवेली कहाँ है। वह बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो, पटवारी की हवेली का क्यों पूछ रही हो। मैंने उसे ये बात छुपाई कि मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली कि दुनिया में मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है। सुना है पटवारी बहुत नेक इंसान है, गरीबों की मदद करता है, बेसहारों को सहारा देता है। मेहरबानी करके आप मुझे पटवारी लाल की हवेली का पता दे दीजिए। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे पटवारी लाल की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वह हवेली कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हो गई। हवेली को बहुत हैरानी से देख रही थी, जिसका मेन गेट भी बहुत खूबसूरत था। मेन गेट पर ही दो बड़े बड़े बालों वाले और मूँछों वाले गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला कि हाँ बहन, क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों खड़ी हो, किससे मिलना है। गार्ड के इतना पूछने पर ही मेरे तो पसीने छूट गए, मेरी टांगें कांप रही थी। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, भाई मुझे बंसीलाल पटवारी से मिलना है। तो वह बोला, क्यों मिलना चाहती हो, तुम्हें उनसे क्या काम है। मैं बोली, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। तो वह गार्ड बोला, पटवारी लाल तो कहीं काम से गए हुए हैं, तुम फिर कभी आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो गार्ड बोला, ठीक है तुम अंदर आ जाओ। मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ आंगन में बैठ जाओ, जब पटवारी लाल आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। यहीं बैठी रहना, अंदर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पटवारी लाल के इजाज़त के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वह गार्ड वहाँ से चला गया। मैंने लंबा सांस छोड़ रही थी और पटवारी लाल के आने का इंतज़ार करने लगी। आंगन, जो कि हवेली के अंदर वाले हिस्से के सामने था, मेरी नज़र बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्से की तरफ उठ रही थी और मैं अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे मेरी कोई बेटी नज़र आ जाए। लेकिन वहाँ मेरी बेटी तो क्या, कोई भी मुझे आता जाता नज़र नहीं आया था। 3 घंटे का इंतज़ार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हुई। गाड़ी की आवाज़ आते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। गेट खोलते ही लाल रंग की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 गार्ड निकले और उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो पटवारी लाल गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं पटवारी लाल के पीछे पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया और बोला, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं पटवारी लाल से परमिशन लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़े वाली पोटली ली और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान ना सके, मैं देखूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था।
सामने ही पटवारी लाल सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैं जाते ही पटवारी लाल के पाँव छुए और पटवारी लाल ने मुझे आशीर्वाद दिया। बोला, बहन बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं बोली, साहब जी मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो। तो मैं बोली, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले मैं अपने गांव के किसी के घर में काम किया करती थी। वे लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया, तुम्हें यहाँ ज़रूर काम मिल जाएगा। साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद पटवारी लाल बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर हैं, मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतना पैसा हर महीने मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं साहब मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे काम पर रख लें तो मुझे पैसे स्वीकार होगा, वरना मैं ये मुफ्त के पैसे नहीं ले सकती। पटवारी लाल ने अपनी नौकरानी को आवाज़ दी। वह दौड़ती हुई आई और बोली, जी साहब बोलिए। पटवारी लाल बोले कि आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, आज से सफाई का सारा काम ये वाली नई नौकरानी देखेगी। मैं बोली, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वह नौकरानी मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि मेरा पहला दिन था। काम समझने के बाद नौकरानी ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि नौकरानी के रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर तरह की सुविधा थी, जो कि पटवारी लाल के अच्छे इंसान होने का सबूत था। अगले दिन सुबह सुबह पूजा आराधना के समय मुझे जगा दिया गया। वह हवेली की पुरानी नौकरानी थी। मैंने उठने के बाद भगवान के सामने माथा टेके उनसे प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। सारे कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे पीछे से सुनीता की आवाज़ आई, उस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, उस कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। मैं बोली, क्यों? सुनीता बोली, मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझती, अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वह कर लो और दोबारा से इस कमरे में जाने की गलती मत करना। ये पटवारी लाल का हुक्म है, इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं सफाई करने के बाद सुनीता के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नज़र बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी पांचों बेटियों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्होंने खाने के टेबल पर आते ही पटवारी लाल को प्रणाम किया था और उनके पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। पटवारी लाल ने उन्हें बहुत प्यार भरी शब्दों में उनको आशीर्वाद दिया और बोला, बैठो बेटा, खाना शुरू करो, हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। चुप से घर के सारे लोगों ने खाना खाया। बाद में सब बारी बारी उठकर जाने लगे। घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी बेटियों के पैर नज़र आ गए। जब उनके पाँव पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी थी। मैं चाह कर भी उनसे ना पूछ सकी कि उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई। वैसे तो पटवारी लाल बहुत अच्छा बनता फिरता था। मुझे लगता उसके नेक दिल बस दिखावे के ही थे। असल में वह एक जालिम पटवारी लाल था। पहले कभी जैसे हुआ करता था। सारे काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने रूम में आई तो मैंने सुनीता से बोली, सुनीता मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो वह बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वे लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो वह सुनीता बोली, वे साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वे साहब की बेटियां हैं तो उनके पाँव की यह हालत कैसे हुई? सुनीता बुखला गई और बोली, अच्छा मुझे अभी कुछ काम है, मैं आकर वापस बताती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद की हालत देखकर कैसे सो सकती थी? मैंने सारी रात जाग कर रोते हुए बिताई थी। अगली सुबह जब मैं हवेली गई तो मेरी पांचों बेटियां सोफे पर बैठी हुई थीं और आपस में बातें हंसकर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में पटवारी लाल आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों को सौंपा है उनमें जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वे पांचों जल्दी से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उस कमरे में चली गई जिस कमरे में सुनीता ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी, मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी आखिर माजरा क्या है। मेरी बेटियों के पाँव ऐसे क्यों हो गए? क्यों उन्हें इतनी तकलीफ़ दी जा रही है? वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती थी और उसके बाद वे जल्दी उस कमरे में चली जाती थी। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो क्या पता वह पटवारी लाल मुझे यहाँ से चलता कर देता।
मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी और पता लगाऊंगी आखिर राज क्या है। एक दिन सारे कमरे की सफाई करने के बाद बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ चली आई। जब मैंने अपने इर्द गिर्द किसी को ना देखा और चारों तरफ नज़र दौड़ाकर जांच की, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। खोलते ही जो मंजर मैंने देखा वह देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं बयान नहीं कर सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उस वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पटवारी लाल बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं? मैं घबराते हुए बोली, जी बताया तो था, मैंने सब कमरे की सफाई कर दी थी, तो मैंने सोचा इस कमरे की भी कर दूं। पटवारी लाल मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहाँ से चली आई। सुनीता, जो ये सब सुन रही थी, मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कमरे में मत जाना। क्यों वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है? पटवारी लाल इस गलती की वजह से कई नौकरानियों को यहाँ से निकाल भी चुका है। हो सकता है वह तुम्हें भी निकाल दे, क्योंकि साहब को बिल्कुल भी ये गंवारा नहीं कि कोई उस कमरे के आसपास भी भटके। मैं सुनीता से बोली, सुनीता, भगवान के लिए कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? सुनीता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक नौकरानी हूँ, मेरी क्या औकात है। इतने में पटवारी लाल नीचे आए तो मैं उनके पांव पड़ गई। साहब जी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, बस मुझे नौकरी से ना निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं। पटवारी लाल बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। सुनीता मुझसे बोली, पूनम, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनवाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज़्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने काम में बिजी हो गई। सफाई का काम ख़त्म करने के बाद मैं सुनीता का हाथ बटाने किचन में चली आई। मैं सुनीता से बोली, आज ये इतना सारा इंतजाम क्यों हो रहा है? तो सुनीता बोली, आज पटवारी लाल के पांचों बेटे जो कि पढ़ने के लिए बाहर विदेश गए थे, सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है। बंसीलाल पटवारी ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफ़ी सालों के बाद हवेली आ रहे हैं, इसलिए साहब चाहते हैं किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ हिलाओ और अपना घूंघट उठा दो, यहाँ मेरे अलावा कौन सा कोई दूसरा आदमी है? मैंने अपना घूंघट उठाया और सुनीता बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किया। इतनी देर में गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी। सुनीता ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ और चीज़ें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम में ले गई, जहाँ पटवारी लाल के पांचों बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही पटवारी लाल के बेटों ने हमें प्रणाम किया। लग रहा था कि पटवारी लाल ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की हो। ये उनकी परवरिश का ही नतीजा था। उनके बेटों ने नौकरानी तक को नमस्ते किया था। उनका बड़ा बेटा बोला, सुनीता आंटी, जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। सुनीता बोली, छोटे साहब अभी लगाती हूँ। मैं और सुनीता ने मिलकर खाना लगाया। पटवारी लाल उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने के टेबल पर मौजूद नहीं थी। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं इधर अपनी बेटियों के लिए ही तो आई थी। जब सबने खाना खा लिया तो पटवारी लाल के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। पटवारी लाल बोले, सुनीता, ये खाना किसने बनाया है? सुनीता बोली, साहब, ये खाना मैंने और पूनम ने मिलकर बनाया है। पटवारी लाल बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद लौटे हैं और फिर तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो जो मांगना है। सुनीता बोली, साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। उससे पहले कि पटवारी लाल मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, पापा मम्मी कैसी हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? तो पटवारी लाल बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वह एक बार कोमा से बाहर आई है लेकिन फिर कोमा में चली जाती है। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है कि इन आने वाले दिनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं,
चौधरी लाल बोला, चलो मेरे साथ। वे लोग उठकर जाने लगे तो मैं बोली, साहब जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। तो पटवारी लाल बोला, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो। मैं पटवारी लाल के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दीजिए। पटवारी लाल बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, जी, जो मेरे पति प्रदीप ने आपको बेची थी और उसके बदले में आपने उनको ढेर सारी रकम दिए थे। मैंने सुना था कि मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो आराम में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता ये देखकर तड़प उठी है। जब मैंने अपनी बेटियों के पांव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों के बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। पटवारी लाल चुप रहा और पटवारी लाल के बेटे पटवारी लाल को सवालिया नज़रों से देखने लगे। इतनी देर में मेरी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, साहब जल्दी आइए, मेम साहब को होश आ गया है। ये सुनकर पटवारी लाल बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा। मुझसे बोला, पूनम चलो हमारे साथ और खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। पटवारी लाल उसी कमरे में जा रहा था जिस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। पटवारी लाल और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब मैंने उस दिन चोरी छुपके से उस कमरे का दरवाज़ा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा कुछ नहीं नज़र आया था। वह मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि मेरी बेटियां यहाँ पर बहुत ऐशो आराम से सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और ऐसे लग रही थी जैसे कि इसी हवेली का हिस्सा हो। उनके आगे दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा और ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पाँव पर वे छाले बने हुए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। मेरी पांचों बेटियां सोफे से उठकर पटवारी लाल के पत्नी के बेड के इर्द गिर्द जमा थी। पटवारी लाल के पत्नी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थे। पटवारी लाल और उनके बेटों ने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मेरी पत्नी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक है। तो पटवारी लाल बोले, ये सब उन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो पाया है जो कि दिन रात उसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी पत्नी को थोड़ा होश आया तो उस बच्ची ने जल्दी से फ़ोन करके आपको बुला लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि ध्यान से उनको देनी है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई थी। जब मैंने अपना घूंघट उठाया, मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। वह सब मुझसे लिपट कर रोने लगी। पटवारी लाल ने बड़ी प्यार भरी नज़रों से उनके तरफ हाथ रखा और बोला, पूनम तुम उनसे पूछ सकती हो कि हमने उनके साथ क्या जुल्म किया है। तो बेटियां बोली, नहीं माँ, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम तो यहाँ पर बड़ी आराम से हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं और हम पांचों तो सिर्फ इन आंटी का ख्याल करने के लिए इस कमरे में हैं। एक सोती है तो एक जागती है, इसी तरह हम बारी बारी आंटी का ख्याल करते हैं। बस इसमें ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है और दुनिया की हर चीज़ हमें इसी कमरे में मिल जाता है। हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम पांचों पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कि साहब की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। साहब जी तो बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं और हम मालकिन की तरह इस हवेली में राज कर रहे हैं। मैं बोली, तुम लोगों के पाँव पर जो पानी के छाले बने हुए थे वह कैसे थे? मेरी बेटी बोली, माँ ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी उनके पाँव पर गिर गया। सुनीता आंटी के मना करने के बाद भी ये दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी थी। उनकी जिद की वजह से उन्हें ये तकलीफ़ उठानी पड़ी। माँ आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितने खुश हैं। वह तो भगवान की कृपा है कि पापा ने हमें पटवारी लाल को बेचा है। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियाँ कहाँ होती और किस हाल में होती। पापा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियाँ जी रही हैं या मर गई हैं। उनसे अच्छे तो ये लोग हैं जो गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियाँ बोली, माँ मैं अभी तो बताया कि हम सिर्फ पटवारी लाल के पत्नी की देखभाल करते हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी ली है, इसलिए हम इस कमरे में सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। पटवारी लाल ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि आज तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है।
मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। तुम लोगों ने मेरी पत्नी की इतनी देखभाल की। मेरी पत्नी कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले उसने तुम पांचों को ही देखा है। पटवारी लाल की पत्नी बोली। मैं तो तुम पांचों को हर टाइम अपने आसपास महसूस करती थी। उस वक्त पटवारी लाल पता नहीं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिख रहा था। मैं बोली, साहब आप किन सोचों में डूबे हुए हैं? तो पटवारी लाल बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। तो पटवारी लाल का बेटा बोला, हमें भी तो पता चले। पापा आप क्या सोच रहे हैं? तो पटवारी लाल बोला, अगर तुम पाँचों को कोई ऐतराज़ ना हो तो इन पाँचों बहनों की शादी तुम पाँचों से करवाना चाहता हूँ। उनके पाँचों बेटों ने बोले, पापा हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे हम उसको सर आंखों पर रखेंगे। पटवारी लाल मुझसे बोला, पूनम बहन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदे इंसान के पास ले जाना चाहती हो जो फिर दोबारा उन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? पूनम बहन तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी पांचों बहुओं को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने दूंगा और एक बाप होने के नाते मैं अभी इसी वक्त उनकी शादी अपने बेटों से करवा दूंगा, क्योंकि उनसे अच्छी बहू इस घर के लिए हमें कोई और नहीं मिल सकती। पटवारी लाल ने उसी वक्त पंडित जी को बुलाया और बारी बारी मेरी बेटियों के फेरे डलवा दिए, ये जानते हुए भी उनके बेटे बाहर विदेश से पढ़ाई करके आए थे। पटवारी लाल ने मेरी बेटियों को भी घर बैठे बेटों के मुकाबले में पढ़ा दिया था और शादी के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत रो रही थीं। मैं उनसे बोली, रो मत, तुम लोगों को खुश होना चाहिए। तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए जो तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों को यही नसीहत है कि साहब और उनकी पत्नी की इज्जत और सेवा करना, उनके बेटों की चरणों की धूल बनकर रहना, क्योंकि उन लोगों ने ही तुम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने पटवारी लाल और उनकी पत्नी से परमिशन मांगी, क्या मैं कभी कभार अपनी बेटियों से मिलने आ सकती हूँ? पटवारी लाल बोले, क्यों नहीं पूनम बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारा जब दिल करे तुम अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाज़त लेने के बाद अपनी बेटियों को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी। मुझे सुकून और तसल्ली के साथ मेरी बेटियां खुशहाल ज़िंदगी जीती रहें। मेरी बेटियों का नसीब तो भगवान ने बहुत अच्छा लिखा था, पर मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन वह कहीं और बेचता तो न जाने आज मेरी बच्चियों के साथ क्या हुआ होता। आप लोग बताइए कि ऐसे पिता के साथ क्या करना चाहिए जो कि अपने ही औलाद का दुश्मन हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।